हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था के 3 पॉइंट पढ़े थे। बहुलवादी समाज, धर्मनिरपेक्ष राज्य, शिक्षा का व्यापक प्रचार यानी शिक्षा का प्रचार। पहले भी आप कल भी पढ़ चुके हैं कि निःशुल्क शिक्षा वगैरह बच्चों के लिए, वहाँ पे उच्च शिक्षा में भी लोग बच्चों को और छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को उच्च शिक्षा में भी निःशुल्क शिक्षा की और छात्रवृत्तियां वगैरह उपलब्ध करवाई है। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति। सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति क्या रही है या क्या है, उसमें आज पढ़ेंगे। यंत्र नायत्रु पूज्यंती रमते तंत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। ये तो हर जगह ये बात संस्कृत में सही मानी गई कि स्त्रियों की जहां पूजा होगी वहां देवता निवास करेंगे। तो स्त्रियों की स्थिति के आधार पर निश्चित रूप से अमेरिका को सभ्य समाज कहा जा सकता है। अमेरिका में स्त्री को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किया गया है। वहाँ स्त्री को संपत्ति अर्जित करने का, व्यय करने का तथा धन करने का पूर्ण अधिकार है। यानी महिला संपत्ति कमा सकती है, अपने बलबूते पर खर्च कर सकती है और पैसे पूर्ण तरह अपने पास रखती है। ये सब अधिकार दिए गए हैं। अधिकांश अमेरिका राज्यों में स्त्रियों को बच्चों का अभिभावक माना गया है। यानी कई राज्यों में, अमेरिका के राज्यों में स्त्रियों को अभिभावक, यानी जहाँ पुरुष का समान बराबर, पुरुष के बराबर, हमारे यहाँ पिता का नाम, अब तो स्कूलों में माता का भी नाम चलता है या मम्मी का नाम भी चलता है, लेकिन अमेरिका में अभिभावक के रूप में माता कार्य करती है। यानी पुरुषों के बराबर माँ को महत्व दिया गया है तथा उसको पुरुषों के समान ही तलाक देने का भी अधिकार प्राप्त है। भारत में अगर कोई स्त्री तलाक दे तो उनको अलग दृष्टि से, एक ही दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अमेरिका में पुरुषों के समान वो स्त्री भी पुरुष को तलाक दे सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आराम से कर सकती है, कोई खंडन भी नहीं करेगा, क्योंकि ये महिलाओं को अलग से अधिकार दिए गए हैं। अमेरिकी समाज में स्त्रियों का बहुत अधिक सम्मान है तथा उन्हें सभी क्षेत्रों में विकास के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। शिक्षा, चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में उसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। यद्यपि अमेरिकी महिला की राजनीति में कम रुचि है, परंतु चुनाव प्रचार में अनेक महिला अपने सक्रिय भूमिका निभाती हैं। अमेरिका समाज में स्त्रियों के समान या स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार या उसके साथ अपमानजनक व्यवहार की घटना कम घटित होती है। तो कहने का मतलब, आज भारत के हिसाब से देखें अमेरिका की स्थिति, महिला की स्थिति, तो भारत की तरफ देखे तो महिला की स्थिति किसकी, अमेरिका के महिला की स्थिति बहुत ही अच्छी है। उनके पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है। उसके अलावा उनको अपमानजनक व्यवहार करने की घटना पर घटित कोई भी ऐसी बातें हो तो दुर्व्यवहार के लिए वहाँ पे बहुत कम मामले होते हैं। यहाँ पे तो हमारे भारत में तो हर रोज लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, मतलब हमारे अपराध बढ़ते ही जाते हैं। इस कारण का कभी खोजा नहीं गया कि क्या कारण है। कारण ये हो सकता है कि हमारा कानून व्यवस्था में लचीलापन, कानून कठोर हो और कानून का पालन करने के लिए कोई जो, मतलब कानून पालन करवाने के लिए अगर सख्ती से कार्य करे तो ऑटोमेटिक लोग उनका पालन कर सकते हैं। दूसरा है जागरूकता, अशिक्षा का अभाव महिला में, हमारे यहाँ भारत में, इसलिए हमारे ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक बेरोजगारी, अशिक्षा, इसके कारण महिला पीछे रह गई है। और हमारे यहाँ रूढ़िवादी परंपरा से आ रही कि पुरुष प्रधान देश, भारत पुरुष प्रधान देश है, कैसा भी पुरुष होगा तो वो हमेशा
घर पे मुखिया कहलाएगा। स्त्रियों को कोई इतना महत्व नहीं है। किसी कुछ को छोड़कर नहीं कह सकते हम, लेकिन जैसे अमेरिका की हमने महिलाओं की स्थिति देखते हुए देखा कि ऐसी हमारी महिलाओं की स्थिति की ऐसी नहीं है। 5वां है जातीय समस्या। तो जातीय समस्या तो होगी, पहले पढ़ चुके हम उनके परिचय में कि अलग अलग देशों के लोग अमेरिका में बस गए, तो वो अलग अलग जाति के कारण समस्या आ गई, तो किसको अधिकार दिए जाए और किसको नहीं दिए जाए। तो जातीय समस्या में संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत पहले से अफ्रीकी लोगों को गुलाम के रूप में लाना शुरू कर दिया था, यानी काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से गुलामों को काम करने के लिए दास की तरह इन अश्वेत गुलामों को निम्न स्तर के कार्य करवाए जाते थे तथा उसके साथ घृणित एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इन्हें कच्ची व गंदी बस्तियों में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सार्वजनिक स्थानों को वे उपभोग में नहीं ले सकते थे, यहाँ तक क्योंकि वो काले और गोरे का भेदभाव। तो दक्षिण अफ्रीका में जो लाए गए गुलामों की तरह उनको रखते थे, उनकी बस्ती भी अलग होती थी और वो जो उच्च वर्ग के साथ नहीं रहते थे उनका अलग रहन सहन था। और सार्वजनिक जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और स्कूलें वगैरह वो तो बनाए, जो भी है हवाई अड्डा वगैरह, उसमें उनके उपयोग करने की स्थिति नहीं दी जाती थी, यानी अलग से उनको बिठाया जाता था। रेलवे स्टेशन वहाँ है तो अलग से उनको बिठाया जाता था। विद्यालय के अध्ययन नहीं कर सकते थे, जैसे जो उच्च वर्ग के वहाँ पे स्कूल जाते थे उसमें ये लोग नहीं जाते थे। अश्वेत लोगों को भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता था, या एक ही दृष्टि से देखा जाता था। काले और गोरे में भेदभाव किया जाता था तथा राजनीतिक अधिकारों में मतदान, प्रतिनिधि बनने या उच्च पदों को धारण करने का भी अधिकार नहीं था। कहने का मतलब उनको स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं थे। यहाँ तक कि राजनीतिक अधिकार, मतदान देने का अधिकार, वोटों में खड़े होने का अधिकार, ये सब कुछ भी नहीं था। बहुत अधिक परिश्रम के पश्चात उन्हें बहुत कम वेतन प्राप्त होता था तथा असभ्य समझकर उनसे गंदे एवं घृणित कार्य करवाते रहते थे। वो असभ्य के, सभ्य नहीं है, इसलिए उनको घृणित कार्य करवाते थे। स्वतंत्रता एवं समानता का राग अलापने वाले अमेरिका समाज के संविधान में स्पष्ट घोषणा की गई है कि सभी व्यक्ति समान उत्पन्न हुए हैं, परंतु व्यवहार में वे आज भी असमानता से ग्रसित हैं। फिर भी संविधान द्वारा उन्हें मताधिकार प्रदान कर दिया गया है, परंतु व्यवहार में बहुत कम अश्वेत अपना उपयोग कर पाते हैं। आज तक कोई भी अश्वेत या निग्रो उनको गाली दी जाती है। गाली जो अश्वेत है, दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं, जो अफ्रीका के लोग हैं, उनको निग्रो, गाली के समान नहीं, इनको निग्रो कहा जाता है। तो निग्रो अमेरिका के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति तक नहीं पहुंच पाते, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद कभी भी अश्वेत लोगों ने धारण नहीं किया। लेकिन बाद में जब अश्वेत का वो आएगा, लेकिन हाल ही में वो ओबामा बने थे राष्ट्रपति, लेकिन ये पहले की बात है कि पहले वहाँ न तो राष्ट्रपति पद लिया न ही उपराष्ट्रपति का पद लिया। अमेरिका में ऐसे बहुत क्षेत्र थे जहाँ वे अश्वेत लोग गोरों के साथ रहते थे। पहले इनके बच्चे के लिए भी पृथक विद्यालय की व्यवस्था थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बच्चों के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था को अवैध घोषित कर दिया, यानी न्यायपालिका ने उनको अवैध घोषित कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इन लोगों की स्थिति सुधारने के लिए और मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार देने के लिए उनको अवैध घोषित कर दिया कि ये भी बच्चे किसी भी विद्यालय में जा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इनकी स्थिति में सुधार के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाए गए तथा संवैधानिक संशोधन द्वारा इन्हें समान अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई, परंतु व्यवहार में ये भेदभाव अभी भी जारी है। स्वयं श्वेत
और वो खुद तो करते ही, इसके अलावा स्वयं अश्वेत व्यक्तियों ने ऐसे संगठनों का निर्माण किया है जिनके माध्यम से वे अपनी स्थिति में सुधार हेतु संघर्षरत है, यानी वो संघर्ष कर ही रहे अपनी स्थिति को सुधारने के। द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल एवं अर्बन लीग एवं द नेशनल अर्बन लीग जैसी संस्थाएं प्रमुख है। ये दोनों संस्थाएं बनाई है किसने? अश्वेत लोगों ने, जो क्या करेंगे, ये अपनी खुद की स्थिति सुधारने के लिए संगठन बनाया गया है ताकि सारे वोट उसी को दें और अपनी स्थिति सुधार सके। और सभी एक हो जाएंगे तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, यानी अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण है उसमें पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रजातंत्रात्मक देश है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र तो एक ही है। प्रजातंत्र यानी लोगों का शासन, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, प्रजातंत्र प्रजा का शासन, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो शासन करते हैं और जनता की मांगों को पूरा करते हैं, जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र। तो अमेरिका एक प्रजातंत्रात्मक देश है। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के प्रजातंत्रात्मक मूल्यों के आदर्श को प्राप्त करने के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील है। अमेरिका लोगों की शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों में दृढ़ आस्था है। वे मानते हैं कि प्रजातंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना के लिए क्रांति की जरूरत नहीं है। वे बहुमत के शासन का समर्थन करते हैं। अमेरिकी लोगों की सक्रिय राजनीति में बहुत कम रुचि है तथा संस्थाओं एवं परंपराओं की निरंतरता में वे अधिक विश्वास रखते हैं। यानी जो उनके व्यापार, आगे का व्यापार कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो अपने कार्यों में ही रुचि ले रहे हैं, वो राजनीति में इतना भाग लेने की कोशिश नहीं करते हैं। यही कारण है कि बहुत लंबी अवधि में भी अमेरिकी संविधान बहुत ही कम परिवर्तन हुए। आज भी अमेरिकी संविधान या अमेरिका राजनीति व्यवस्था का मूल आधार वही है जो संविधान निर्माण के समय था। यानी अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, 2.5 घंटों में कोई भी पढ़ सकता है और वहां पे कठोर संविधान है, इसलिए कोई भी इसमें संशोधन करने में बहुत ही समय लगता है। कठोर संविधान पहले पढ़ चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत द्वारा कोई भी कानून पारित होगा, तब जाके राष्ट्रपति साइन होंगे, तब जाके ये कानून बनेगा। तो वहाँ लचीला लिया ही नहीं है, कठोर कानून है, इसलिए संविधान का ये संशोधन में बहुत ही कम संशोधन हुए हैं। कठोर संविधान के अलावा हर कोई बात में, जैसे हमारे यहाँ लचीला है, लचीला संविधान, लचीले, तो संविधान निर्माण उनका संशोधन में बहुत ही कम परिस्थिति आई है कि संशोधन करें, क्योंकि वहाँ कठोर है। हमारे लचीला तो बार बार जोड़ा जाता है। बाकी है अमेरिका का इतना छोटा इसलिए कि हर बातों को लिखा नहीं गया, लोग वहाँ जागरूक है और लोग शिक्षित है, तो उनको पता है कि हमारे अधिकार क्या है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। भारत में हर बातों को लिखा गया है। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश है, पहले भी पढ़ चुके तथा साम्यवाद का विरोधी है। जब शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो साम्यवादी और पूंजीवादी के बीच में युद्ध हुआ था। शीत युद्ध यानी बिना हथियारों के वार्तालाप द्वारा एक वैचारिक युद्ध। तो ये साम्यवाद का विरोध करता है। साम्यवाद पहले भी पढ़ा चुकी है। साम्यवाद में सारा व्यापार वगैरह सभी पर नियंत्रण सरकार का होता है, और पूंजीवाद में निजी भी कार्य कर सकते हैं और सरकार भी, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अमेरिकी चुनाव में आज तक किसी साम्यवाद को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। साम्यवाद के विरुद्ध अमेरिका ने लंबा संघर्ष किया है तथा पूरे शीत युद्ध के काल में उसने अपना ध्यान साम्यवाद व्यवस्था को सीमित एवं समाप्त करने पर लगा रखा था, क्योंकि शीत युद्ध के समय दोनों आमने सामने हथियार नहीं करते,
लेकिन वार्तालाप द्वारा लड़ते थे, रेडियो, टेलीविजन, पत्रिका, इसके द्वारा, अखबार द्वारा लड़ते थे शीत युद्ध। लेकिन दोनों के विरोध था, वो तो पूंजीवादी साम्यवाद, तो पूंजीवाद का विरोध, और पूंजीवादी साम्यवाद का विरोध था। और अंत में आखिर में सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन होते ही अमेरिका विश्व का शक्तिशाली देश बन गया। शीत युद्ध था उस समय, दो ध्रुवीय विश्व, यानी पूरे विश्व में दो देश ही शक्तिशाली थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। जैसे ही शीत युद्ध चलता गया, अमेरिका की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। उसमें जर्मनी के वो जो बर्लिन की दीवार, वो भी उस समय खड़ी हुई थी, जो जर्मनी को पश्चिम और पूर्वी की दो भागों में बांट रखा था शीत युद्ध के कारण। आखिर में सोवियत संघ का विघटन हुआ, अब वो रूस के नाम से जाना जाता है। रूस के 5 देश अलग हो गए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे 5 देश है जो अलग हो गए। अब वो रसिया के नाम से जाना जाता है। अब रूस बहुत ही कमजोर हो गया, लेकिन अब वापस उभर कर सामने आ गया, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीत युद्ध समाप्त हो गया था। तब उस समय अमेरिका शक्तिशाली हो गया था। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद का विरोध करने के लिए नाटो जैसे क्षेत्रीय संगठन का भी निर्माण किया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन किया। नाटो उनका क्षेत्र का सैनिक संगठन है। सैनिक संगठन उनका एक बड़ा सा संगठन है, जो दूसरे देश भी उनके हेल्प कर सकता है। जैसे हमारे कोई पाकिस्तान का खतरा है, तो हम अमेरिका से बात करके उनकी नाटो का हम ले सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं, और नाटो हमारी सहायता कर सकते हैं। जैसे कि अब जब शीत युद्ध चलने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तब हमारा चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में 1965 में युद्ध हुआ, तब किसने हमारी मदद की थी? 65 में युद्ध भारत और पाकिस्तान की, तो हमारी मदद सोवियत संघ ने की थी, क्योंकि पूंजीवादी ये था पाकिस्तान, तो सोवियत संघ ने मदद की थी। और जब चीन और भारत का युद्ध हुआ 1961 में, जब युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हमारी मदद की, क्योंकि चीन का वो साम्यवादी था, तो चीन का वो विरोधी था। तो इस तरीके से बच्चों ये बात सामने आई कि नाटो इसलिए स्थापित हुआ कि एक दूसरे की मदद की। और हमने भारत ने एक और बात आप फाइनल में पढ़ोगे, फाइनल में, कि हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी दोनों गुटों से अलग रहने की नीति। दोनों शीत युद्ध के समय में कोई तो पूंजीवादी के देश पूंजीवादी में जा रहा था, कोई साम्यवादी में, कोई अमेरिका में देश में गुट में बढ़ रहा था, कोई सोवियत संघ में। तो ऐसे दो गुट में पूरा विश्व बढ़ गया था शीत युद्ध के समय, लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। तो गुट निरपेक्षता की नीति इसलिए दोनों से हमने लाभ उठाया। जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, सोवियत संघ ने मदद की, और भारत और चीन का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने मदद की, क्योंकि वो साम्यवाद का विरोधी था। इस प्रकार संगठनों का निर्माण किया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। यानी उनकी सैनिक शक्ति नाटो बहुत ही बड़ी है और आधुनिक हथियार है, जो नए नए हथियार वो बनाते जा रहे, तो विकसित देश के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र है, वो तो जाहिर है कि लोकतंत्र है, वहाँ शक्ति सारी जनता में होगी। संविधान द्वारा शक्तियों का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण किया गया, यानी संघात्मक व्यवस्था। पहले पढ़ चुके, हमने भी संघात्मक व्यवस्था अपनाई है, लेकिन संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ। लेकिन अमेरिका ने पूरी तरह संघात्मक व्यवस्था अपनाई है, यानी शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, और शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपना कार्य अलग अलग अपने शक्तियों का प्रयोग करेगी, और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा। संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता बताई थी। दोहरी नागरिकता यानी केंद्र यानी देश की भी नागरिकता, एक राज्य की भी नागरिकता। तो अमेरिका ने संघात्मक विकेंद्रीकरण या संघात्मक दोनों एक ही है, तो विकेंद्रीकरण या संघात्मक व्यवस्था अपनाई। संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिकी राजनीति व्यवस्था के प्रमुख विशेषता है। यानी
संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकता है। जब कौन बनाएगा? व्यवस्थापिका। और शक्ति प्रतिकरण, सबको अलग अलग शक्तियां दे रखी है, लेकिन नियंत्रण और संतुलन। न्याय पुनरावलोकन द्वारा क्या होता है? जब संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो अवैध घोषित कर देंगे, लेकिन जब न्याय सही नहीं करेंगे, न्याय में भ्रष्टाचार करेंगे तो व्यवस्थापिका उन पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है। तो ये पूरी तरीके से पृथक्करण, न्याय पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण नहीं है, शक्ति पृथक्करण और संतुलन रखा गया है। मोमसान ने अमेरिकी लोगों के चारित्रिक विशेषता को निम्न शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि अमेरिकी लोग कठोर परिश्रम में विश्वास करते हैं ताकि उसकी भौतिक उपलब्धियों और धार्मिक नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। वे सत्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं तथा अपने विवेक पर भरोसा रखते हैं, आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, समाज को जाति दृष्टिकोण से देखते हैं और अमेरिकी चीजों पर गौरवपूर्ण महसूस करते हैं। यानी अमेरिका में जो भी चीजें हैं, जो भी शिल्प है, जो भी कोई उनके कोई उस समय की जो परंपरा से चली आई, कोई हमारे जैसे कि ताजमहल वगैरह, लाल किला, ऐसे उनके भी कोई इमारतें हैं, कोई सार्वजनिक है, तो उनके लिए गौरव भी महसूस करते हैं, गौरव करते हैं, अरे वाह ये हमारी है। और दूसरे लोग अपने आप को भरोसा रखते हैं, आशावादी है, वो विवेक से कार्य करते हैं। वो ऐसा नहीं कि राजनीति बन गए और भ्रष्टाचार बन गए, नहीं, उनको विकास करना है और हर क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई वगैरह, अपने खुद पे विवेक पे भरोसा के मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हुई अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था। कल हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था। बाय।